गुड आफ्टरनून बच्चों। आई वंस अगेन वेलकम यू टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से आप बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, फिर हम आज की बेहतरीन लेक्चर को, मसल टॉपिक को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं बच्चों। हमने 11th क्लास की फिजियोलॉजी के एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम दो सब टॉपिक के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों मसल वाला पोर्शन और एक होता है बच्चों स्केलेटल सिस्टम वाला पोर्शन। बच्चों, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस इन एडल्ट्स। बच्चों, स्केलेटल वाला पोर्शन जो है वो मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड पोर्शन है जिसको हमने एक लेक्चर के अंदर बच्चों समेटने की कोशिश की है। अब बच्चों समझने वाला जो है पोर्शन आपके सामने आने वाला है जिसे मसल कहा जाता है। वैसे बच्चों अगर टेक्निकली देखा जाए तो मसल वाले पोर्शन में एमजे सर को आपको बस एक बेहतरीन टॉपिक समझाना है, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और विश्वास मानिए आपको यहां पर बेहतरीन अंदाज में वो टॉपिक समझ में आने वाला है। पर बच्चों क्योंकि समझने वाला पोर्शन है तो आज हम जो है मसल वाले पोर्शन को दो लेक्चर्स के अंदर हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं। बच्चों, आज हमारी कोशिश रहेगी बहुत इजीली, इत्मीनान से बच्चों हम जो हैं स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे ताकि आप उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आएंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सार्कोमेयर क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट क्या है, मायोसिन फिलामेंट क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोनिन क्या है। बच्चों समझें, आज की इस क्लास में हम जानबूझकर बच्चों इस टॉपिक को दो लेक्चर्स के अंदर स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो आज हम बहुत इत्मीनान से सिर्फ और सिर्फ मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर कर हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर मैं आपके सामने पेश करूंगा बेहतरीन टॉपिक दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और बच्चों नोट्स को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इत्मीनान से हम मसल वाले टॉपिक को यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरे साथ आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। और एक चीज समझे बच्चों, बायो के अंदर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार सुनना होता है, एक बार समझना होता है और बच्चों फिर वो जो है जिंदगी भर के लिए याद हो जाते हैं। तो बच्चों मसल वाला जो टॉपिक है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, वो भी उन्हीं टॉपिक्स में से बच्चों एक चुनिंदा टॉपिक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहुत ध्यान से आपको मेरे साथ जुड़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत समय मैं आपको दूंगा बच्चों। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है मसल के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। आप रिवाइज करके आएंगे, फिर हम अगली क्लास में बच्चों मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम कंप्लीट करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार आप इंडिकेट कर दीजिए। चलिए बच्चों, हम शुरू करना चाहते हैं आज मसल वाले पोर्शन को। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर जो है हम जो है स्केलेटल वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ना चाहते हैं बच्चों मसल वाले पोर्शन को। मसल वाले पोर्शन में एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में जो बातें लिखती हैं वो बातें मैं ऐसे आपके सामने रखूंगा और उसके बाद बच्चों फिर हम पूरे टॉपिक को जो है अपने ओरिजिनल फ्लेवर में, ओरिजिनल स्टाइल में जो है डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों मसल वाले पोर्शन को। एनसीईआरटी मसल के बारे में बच्चों कुछ पॉइंट्स लिखती है, वन बाय वन ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, एनसीईआरटी कहती है बच्चों मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। बच्चों एनसीईआरटी क्या कहती है? मसल जो है बच्चों वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। एक एक वर्ड हमें ध्यान सुना बच्चों। एनसीईआरटी कहती है मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू। बच्चों एनसीईआरटी कहती है मसल जो है बच्चों वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो टेस्ट के अंदर, मेन एग्जाम के अंदर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ना बच्चों। मसल को स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहा गया है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं। बच्चों आपको पता होगा जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में बच्चों चार टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू अलग से एक टिश्यू है और मसल टिश्यू अलग से एक टिश्यू है। बच्चों मसल जो टिश्यू है पहली बात तो वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जैसे शायद आपको पता हो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है ना बच्चों, बोन्स एंड कार्टिलेज, वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं। जो हमारा वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा
ब्लड वो जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो मेन एग्जाम में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है पर ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। एक एक चीज बारीकी से आपको समझाते चलेंगे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे बच्चों, मसल जो है वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। जाहिर सी बात है बच्चों, मसल एक ऐसा टिश्यू है जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हमें दिया गया है, और वो एक स्पेशल फंक्शन है ताकि हम लोकोमोटरी मूवमेंट्स कर सकें। बेटा मसल जो है वो आपको ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं जिससे आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो आज हम बच्चों मसल शुरू करने जा रहे हैं। एक एक लाइन आपके सामने मेहनत से पेश करूंगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों टिल 450। अब ध्यान सुनिए, पहला पॉइंट वापस से बोल रहा हूं बच्चों, मसल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। तो पहला पॉइंट बच्चों, मसल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए मसल टिश्यू का ओरिजिन कैसा है, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, मसल टिश्यू जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बच्चों आम भाषा में हम कह सकते हैं कि मसल्स जो है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं, पर आपको पता है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको बता देता हूं, हमारी आइरिस की जो मसल होती है, हमारी सीलियरी बॉडी की जो मसल होती है बच्चों, ये एक्टोडर्मल होती हैं, पर एनसीईआरटी ने एक्सेप्शंस का जिक्र नहीं करती है। तो इन जनरल अगर स्टेटमेंट आ जाए कि मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू विद मीजोडर्मल ओरिजिन, तो इस स्टेटमेंट को हमें 100% सही मानना चाहिए। बच्चों आज की क्लास में इस टारगेट के साथ आपको बैठना चाहिए, इस टारगेट के साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। बच्चों जानबूझकर हम मसल जैसे छोटे टॉपिक को 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बस हम इत्मीनान से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगली क्लास में बच्चों हम पेश करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो वापस से आपके सामने जुड़ता हूं बच्चों, मसल के बारे में पहला पॉइंट, मसल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं। दूसरा पॉइंट बच्चों, मसल जो टिश्यू है इसका ओरिजिन जो है वो एम्ब्रायनिक मेसोडर्म से होता है। तीसरा पॉइंट समझे बच्चों, एनसीईआरटी कहती है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक बार ध्यान सुना बच्चों, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू होता है बेटा वो परसेंटेज बाय वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 to 50% जो है बॉडी वेट बनाता है। एनसीईआरटी का पॉइंट बेटा ध्यान से देखिए, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। बेटा पहली बात तो ध्यान सुनिए, जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी बॉडी के अंदर 40 to 50% जो बॉडी वेट होता है बच्चों वो कौन बनाती है, मसल बनाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लेते हैं मेरा बॉडी वेट 100 kg है, तो मेरे शरीर में बच्चों 40 से 50 kg जो है वो किसका वजन निकलेगा, मसल का वजन निकलेगा। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए बच्चों, मकसद यही होना चाहिए, मकसद मां होना चाहिए। ध्यान सुने, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, आराम से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट बच्चों, मसल जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। तीसरा पॉइंट, एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं वो जो है 40 to 50% बाय बॉडी वेट बनाती हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, जो मस्कुलर टिश्यू होता है बेटा ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तो इसके अंदर बच्चों कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मस्कुलर टिश्यू में हमें 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है बच्चों। कौन कौन सी? एक तो एक्साइटेबिलिटी है, एक बच्चों कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एक एक्सटेंसिबिलिटी है और एक इलास्टिसिटी है। मैं आपके सामने पेश करता हूं बच्चों, अगर मसल टिश्यू में आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जाए, लिखा हो बेटा स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। बेटा समझिए, इन 4 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो कि नर्वस टिश्यू के साथ मैच होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? दैट इज, आपको पता है एक्साइटेबिलिटी। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? चाहे वो न्यूरॉन हो चाहे वो मसल हो बेटा, इनको जब स्टिमुलस मिलता है तो ये एक्साइट हो जाते हैं। इसका मतलब इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। बेटा वहां जो होता है उसे नर्व एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, यहां जो होता है उसे मसल एक्शन पोटेंशियल। तो ध्यान से रखिएगा, एक्साइटेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जो कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों के अंदर कॉमनली आपको देखने को मिलती है। पर बच्चों ध्यान से सुनिए, अगली जो 3 प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी मेंशन करती है वो 3 प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ आपको मस्कुलर टिश्यू में देखने को मिलेगी बच्चों, या आपको नर्वस टिश्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। कौन कौन सी बच्चों? मस्कुलर टिश्यू के अंदर बेटा कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसकी साइज कम हो सकती है। मसल टिश्यू के अंदर एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी है, उसकी साइज बढ़ सकती है। और मसल टिश्यू के अंदर बेटा इलास्टिसिटी होती है। बेटा ये वर्ड आपने फिजिक्स में भी सुना होगा। इलास्टिसिटी का मतलब होता है
एक्सटर्नल फोर्स अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद मसल्स जो हैं समझें वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप के अंदर जो है लौट कर आ जाती हैं। इसी को बेटा इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो वापस से दोहराता हूं, एक्साइटेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी बेटा ये मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो अगली तीन प्रॉपर्टी एनसीईआरटी लिखती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक एक्सटेंसिबिलिटी और एक बेटा इलास्टिसिटी, ये वो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होती है। कोशिश करते हैं क्लास में याद हो जाए बहुत आराम से बेटा। मसल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। दो लेक्चर में स्प्लिट कर रहे हैं, बस आपकी खुशी के लिए ध्यान सुनिए बच्चों। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। दूसरा मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। तीसरा एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 40 to 50% बाय बॉडी वेट बनाता है। चौथा मसल टिश्यू के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब अगले पॉइंट की तरफ ले चलता हूं बच्चों, एक एक वर्ड ध्यान सुनिएगा। हमारी जो मसल्स होती है ना बच्चों, इनको हम तीन बेसिस पर अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी चल रहे हैं, ध्यान सुनो बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, on the basis of appearance and on the basis of nature of their control या nature of their regulation। तीनों वर्ड बच्चों एनसीईआरटी के मैं आपको बता देता हूं। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, एक तो लोकेशन के बेसिस पर बच्चों, एक जो है अपीयरेंस के बेसिस पर और एक जो है बेटा नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पर। चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं, मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा बच्चों, क्लास में याद होना चाहिए। पहले मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं बच्चों। लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो हम मसल्स को जो है तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है बेटा हमारी विसरल मसल और एक होती है बेटा जी हमारी कार्डियक मसल। आप ध्यान सुनिए बेटा, ये जो हमने मसल को क्लासिफाई किया है किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। बेटा एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, फिर दोहराता हूं, मकसद 720 है। बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, नोट्स को लेकर परेशान नहीं होना है, समझे बेटा। ये जो है अपीयरेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों, ये नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों। ये जो हमने मसल को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के बेसिस पर हम मसल को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसी मसल जो कि हमारी स्केलेटन से अटैच होती है, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ह्यूमरस बोन है बेटा, ह्यूमरस बोन जो है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और उससे हमारी जो है बाइसेप्स मसल जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारी ट्राइसेप्स मसल जुड़ी हुई है। तो आपने देखा बेटा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये ऐसी मसल है जो कि स्केलेटल से जुड़ी हुई हैं, तो ये कहलाएंगी हमारी स्केलेटल मसल। क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। दूसरा समझना, ऐसी मसल जो कि हमारे विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों, विसरल ऑर्गन से मेरा मतलब है जो हमारे इंटरनल होलो ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एनसीईआरटी जो है इस पैराग्राफ में दो का जिक्र करती है, जैसे कि बच्चों एक तो हम बात करें हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, या फिर हम अपनी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं, या फिर बच्चों हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल होलो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इनर वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उन्हें बेटा विसरल मसल कहा जाता है। और लास्ट वाला तो सबको समझ में आता है बच्चों, जो मसल स्पेशली हार्ट में पाई जाती है, आपने सुना होगा उसे मायोकार्डियम कहा जाता है। तो जो हमारी हार्ट में लोकेटेड होती है उन्हें स्पेशली बच्चों कार्डियक मसल कहा जाता है। बहुत इत्मीनान से हम पढ़ना चाहते हैं बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमारी मसल्स बेटा तीन टाइप की हो गई हैं। जो स्केलेटल से एसोसिएटेड होती हैं स्केलेटल मसल, क्लास में याद हो जाएगा बच्चों। जो हमारे इंटरनल होलो ऑर्गन्स की इनर वॉल में प्रेजेंट होती है वो कहलाती है हमारी विसरल मसल, और जो हमारी हार्ट में पाई जाती है बेटा उन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है। तो समझें लोकेशन के बेस पर मसल जो है बेटा वो तीन टाइप की हो चुकी हैं। अब बेटा अगर मैं आपको समझाऊं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेगुलेशन, तो फिर आप मसल को सिर्फ दो ही टाइप में क्लासिफाई करेंगे बेटा। ऐसी मसल जिनको हम विल पावर से वॉलेंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं वो कहलाएंगी हमारी वॉलेंटरी मसल यानी कि ऐच्छिक पेशियां, और ऐसी मसल जिन्हें हम विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहलाएंगी इनवॉलेंटरी मसल यानी कि अनैच्छिक पेशियां। वापस से बताता हूं बच्चों, जो हमारी पेशियां होती है उनको स्थान के आधार पर तीन भाग में विभाजित किया जा सकता है। कंकाली पेशियां, हमारी जो है विसरल पेशियां यानी आंतरंगी पेशियां और हृदय पेशियां, ऐसा कुछ।
बच्चों लोकेशन के बेस पर 3 टाइप की है, रेगुलेशन के बेस पर 2 टाइप की है। आपको पता है बच्चों, स्केलेटल मसल को आप विल पावर से कंट्रोल कर सकते हो, तो नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से ये वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक कहलाती है बच्चों। और जो हमारी विसरल मसल है और जो कार्डियक मसल है, इनको बेटा आप विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, यानी ये अनैच्छिक पेशियां हैं। तो आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों, लोकेशन के हिसाब से मसल 3 टाइप की हैं, पर नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से वो 2 टाइप की होती हैं, या तो वो वॉलेंट्री हो सकती हैं या फिर वो इनवॉलेंट्री। अब बच्चों लास्ट में आपको बताता हूं अपीयरेंस के बेसिस पर, ध्यान सुनो बच्चों, अपीयरेंस के बेसिस पर जो पेशियां होती हैं, जो मसल होती हैं, वो 2 टाइप की हो सकती हैं। ध्यान सुनना, एक हो सकती है बेटा जी स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड या फिर उन्हें स्ट्राइप्ड कहा जाता है, और एक होती है बेटा जी अनस्ट्रिएटेड मसल, या फिर इनको जो है अनस्ट्राइप्ड मसल कहा जा सकता है, या नॉन स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्राइप्ड कहा जा सकता है। अब ध्यान सुनिए बेटा, ऐसी मसल जिन पर हमें धारियां नजर आती है बच्चों, हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ेंगे, ऐसी मसल जिन पर आपको स्ट्रिप्स नजर आते हैं बच्चों, स्ट्रिप्स नजर आते हैं, आपको जेब्रा की तरह अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं, आपको स्ट्रिएशंस नजर आती हैं। तो अपीयरेंस के वाइज अगर आपको स्ट्रिएशन नजर आते हैं, स्ट्रिप्स नजर आती हैं, तो उन्हें स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। अब ध्यान सुनिए बेटा, जो स्केलेटल मसल होती हैं और जो कार्डियक मसल होती हैं बेटा, वो स्ट्रिएटेड मसल होती हैं, इन पर आपको अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड्स नजर आएंगे बच्चों। पर जो हमारी विसरल मसल होती हैं, ये अनस्ट्रिएटेड होती हैं बेटा। जो विसरल मसल होती हैं, इन पर हमें कोई भी स्ट्रिएशंस नजर नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल जो है स्मूथ आपको देखने को मिलती है बेटा। तो इन्हें जो है स्मूथ मसल कहा जाता है, इसीलिए यहां से असर्शन रीजन बन सकता है बेटा, इसीलिए इनको चिकनी पेशियां कहा जाता है, इनको जो है स्मूथ मसल कहा जाता है। बच्चों मैं टेस्ट में असिस्टमेंट दे सकता हूं, आप सुनिए, बताइए आपको सही लगते हैं या गलत लग रहे हैं। मैं कह सकता हूं बच्चों, जो कार्डियक मसल होती है बेटा, अपीयरेंस वाइज तो ये जो है कार्डियक मसल बेटा, अपीयरेंस वाइज जो है ये स्केलेटल मसल की जैसे होती हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। अगर देखा जाए अपीयरेंस वाइज, तो कार्डियक मसल बिल्कुल स्ट्रिएटेड मसल यानी कि स्केलेटल मसल जैसी होती हैं, पर नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए बेटा, तो कार्डियक मसल जो होती हैं वो विसरल मसल के जैसी होती हैं। तो बच्चों यहां पर जो है एनसीईआरटी के ये पैराग्राफ कंप्लीट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी ने स्केलेटल मसल के बारे में कुछ लिखा है, फिर यहां पर एनसीईआरटी ने बेटा विसरल मसल के बारे में कुछ लिखा है, और नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी ने यहां पर बेटा कार्डियक मसल के बारे में लिखा है। तो मैं आपको समय देना चाह रहा हूं, एक बार आप इत्मीनान से एनसीईआरटी की जल्दी से एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए बच्चों। आपकी आत्मा जानती है बच्चों, इससे स्लो नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर मां तक जाने के लिए बिल्कुल गंभीर है, मन में ठान रखा है कि मां तक जाना है, 720 लाने हैं, तो मेरे साथ जो है बच्चों अंधविश्वास के साथ अब जुड़ जाइए, बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे। मसल जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, क्लास में याद हो जाना चाहिए। मेसोडर्मल ओरिजिन है, 40 to 50% बाय बॉडी वेट बनाता है। उसमें 4 खास प्रॉपर्टी हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। बच्चों लोकेशन के बेसिस पर मसल 3 टाइप की हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल, कंकाली पेशियां, हमारी आंतरंग पेशियां और हृदय पेशियां। नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से 2 टाइप की बच्चों, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक पेशियां और इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक पेशियां। और अपीयरेंस के हिसाब से बेटा 2 टाइप की होती हैं, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड, दैट्स इट।
अब एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? एनसीईआरटी लिखती है डिटेल में हमें इन तीनों में से किसको स्टडी करना है बच्चों? स्केलेटल मसल को। आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल, दैट्स इट। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में डिटेल में बच्चों हमें कौन सी मसल पढ़नी है? स्केलेटल मसल। अब बच्चों एनसीईआरटी को जो है हम मूव करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्टाइल है उसी में अब मैं आपको ले चलता हूं। हम पढ़ेंगे बच्चों स्केलेटल मसल इन डिटेल। आज बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के जो हैं स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं। आप मेरे साथ ध्यान से जुड़ेंगे बच्चों। आज हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं। अब समझिए बच्चों, मान लेते हैं ये जो मसल है बेटा, ये बाइसेप्स मसल है। तो बाइसेप मसल क्या है बेटा? ये पूरी की पूरी एक स्केलेटल मसल है। और मसल जो होती है बेटा वो टिश्यू होती है। मसल क्या होता है बेटा? टिश्यू। आपको पता है एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो बेटा कोई सी भी एक मसल आप उठा लीजिए, जैसे आप एक स्केलेटल मसल की बात करेंगे बच्चों, तो ये मसल तो क्या है? एक टिश्यू है। क्या है बच्चों? ये एक टिश्यू है। मसल तो क्या है? टिश्यू है। और टिश्यू बनता है बेटा बहुत सारे सेल से। तो अगर आप एक स्केलेटल मसल की बात करोगे बच्चों, इसका मतलब वो बहुत सारे मसल सेल से मिलकर बनेगी, कुछ इस तरह से। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल। बेटा मसल जो है वो एक टिश्यू है। जैसे आप एक मसल पढ़ रहे हो बच्चों, ये तो टिश्यू है। टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ सेल से। तो मसल टिश्यू को बनाने वाले सेल बेटा मसल सेल। अब ध्यान सुनना, स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है ना बेटा, स्केलेटल मसल का एक सेल जो होता है कुछ इस तरह से होता है बच्चों। स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है ना बच्चों, वो नॉर्मली गोल गोल नहीं होता है। स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है बेटा, वो इस तरह से होता है, बिल्कुल इस पेन की तरह होता है, इस स्टाइलस की तरह होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यानी बेटा वो रेशे नुमा जैसा होता है, लंबा सा होता है, फाइबर जैसा होता है। इसलिए बेटा स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है उसे कहा जा सकता है मसल फाइबर। क्या कह सकते हैं बेटा? मसल फाइबर। तो स्केलेटल मसल का जो सेल होता है उसे हम मसल फाइबर कह सकते हैं। तो समझिए बेटा, स्केलेटल मसल, मसल मतलब टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। तो मसल टिश्यू को बनाने वाले सेल मसल सेल। चूंकि स्केलेटल मसल्स का सेल इलोंगेटेड होता है, फाइबर जैसा होता है, तो उस मसल सेल को कहा जाता है बच्चों मसल फाइबर। तो मैं कह सकता हूं जो स्केलेटल मसल है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनेगी। अब मैंने आपके सामने बच्चों एक मसल फाइबर बनाया है, तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे मसल फाइबर होंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से बच्चों बहुत सारे मसल फाइबर होंगे और वो मिलकर बनाते हैं एक मसल टिश्यू। अब कुछ बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, इनको ध्यान सुनना बच्चों। ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों व्हाइट कलर के, मैं लिख देता हूं बच्चों, ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं बेटा, ये तो क्या है? ये एक मसल फाइबर है बेटा। ये स्केलेटल मसल का एक फाइबर है, यानी एक सेल है। अब कुछ बातें आप सुनना बच्चों। हर मसल फाइबर के चारों तरफ, हर मसल फाइबर के चारों तरफ बेटा इस तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हर मसल फाइबर के चारों तरफ बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, इसे कहा जाता है बच्चों एंडोमाइसियम। नॉट इंपॉर्टेंट। हर मसल सेल के चारों तरफ एक लूज कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है जिसे एंडोमाइसियम कहा जाता है। अब एनसीईआरटी के पॉइंट को ध्यान सुनो। आप देख पा रहे हैं यहां पर बच्चों कुछ मसल फाइबर का बंडल बन गया, यहां मसल फाइबर का बेटा बंडल बन गया, यहां मसल फाइबर का बंडल बन गया। बेटा ये जो बंडल होते हैं इन्हें कहा जाता है फेसिकल। एनसीईआरटी बच्चों, ये जो बंडल होते हैं इन्हें फेसिकल कहा जाता है। और बेटा इन फेसिकल की ये जो कवरिंग है, इन फेसिकल की ये जो कवरिंग है बेटा, यानी बंडल को तो कह दिया आपने फेसिकल, पर इन बंडल की जो कवरिंग है बेटा उसे कहा जाता है पेरीमाइसियम। और ये भी क्या है बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। आराम से, मसल जो है बहुत सारे मसल सेल से मिलकर बनी है, यानी मसल फाइबर। एक मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम, बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर बनेंगे बंडल। बंडल को कहा जाता है बेटा फेसिकल, फेसिकल की कवरिंग कहलाती है पेरीमाइसियम। और ध्यान से देखिए, जब बहुत सारे बंडल मिल जाएंगे, यानी समझे बहुत सारे फेसिकल मिल जाएंगे, तो क्या बनेगी बच्चों? मसल। क्या बनेगी? मसल।
और मसल की ये जो कवरिंग होती है बेटा, इसे कहा जाता है एपीमाइसियम। क्या कहते हैं इसे? एपीमाइसियम। और बेटा ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की निर्मित होती है, यानी ये बेटा श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक की होती है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कहती है कि सेवरल फेसिकल्स are held together by a sheath of dense fibrous connective tissue known as fascia। बेटा एनसीईआरटी के अंदर fascia शब्द लिखा हुआ है। fascia शब्द का मतलब वैसे होता है बच्चों, जो कोलेजन तंतु होते हैं उनका बंडल, कोलेजन फाइबर का बंडल। और जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कोलेजन फाइबर के बंडल ही तो होते हैं। तो बेटा समझिए, ये जो बहुत सारे बंडल हैं फेसिकल, ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिर मैं कह सकता हूं कोलेजन फाइबर के बंडल से बनी एक लेयर से कवर्ड रहते हैं, और उसी को कहा जाता है बेटा एपीमाइसियम। आपकी एनसीईआरटी उसको फेसिया कहना चाहती है। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, बहुत इत्मीनान से बच्चों, मन में विश्वास रखिए, सिलेक्शन की उम्मीद रखिए। तो ये आपके सामने एक स्केलेटल मसल का डायग्राम बेटा, जैसे मान लेते हैं ये जो पूरा डायग्राम है, मान लेते हैं ये बाइसेप्स मसल का है। तो स्केलेटल मसल, मसल मतलब टिश्यू, टिश्यू बनेगा बहुत सारे सेल से। स्केलेटल मसल के सेल को कहा जाता है मसल फाइबर। तो एक मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम, मसल फाइबर के बंडल को कहा जाता है बच्चों फेसिकल, फेसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम, और बहुत सारे फेसिकल एक जो है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से घिरे रहते हैं, उसे कहा जाता है बच्चों एपीमाइसियम या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फेसिया। दैट्स इट। यहां पर इस तरह से बच्चों मसल बनती है। अब सीक्वेंस वाइज चलते जाइएगा। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? ये एक मसल सेल है, मसल फाइबर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, एक मसल फाइबर को आपके सामने जूम करने जा रहा हूं। ऐसे सीक्वेंस में चलते जाइए। मैं एक मसल फाइबर को आपके सामने जूम कर रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा। एक मसल फाइबर को जूम कर रहा हूं बच्चों, एक मसल फाइबर को। ये जो है बेटा, ये पूरी मसल का फिगर नहीं है, ये जो है एक मसल फाइबर है। तो मैं लिख देता हूं, ये किसका डायग्राम है बेटा? एक मसल फाइबर, स्केलेटल मसल का जो एक फाइबर है, एक सेल है, उसका फिगर है बच्चों। ये एक मसल सेल है। इसके चारों तरफ लूज कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? एंडोमाइसियम। वो मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किए। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है वो लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल इस पेन की तरह, इस तरह से। अब समझे बच्चों, ये एक मसल नहीं है, मसल सेल है। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिलके बनाएंगे फेसिकल, और बहुत सारे फेसिकल मिलके बनाएंगे एक स्केलेटल मसल। समझ में आना चाहिए बच्चों। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक मसल फाइबर के बारे में आपको समझा रहा हूं। लेक्चर शुरू हो गया, ध्यान सुनो बेटा। मैंने आपसे क्या कहा? ये मसल का एक सेल है बच्चों, और किसी भी सेल के चारों तरफ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा लेमा होती है। तो बेटा व्हाइट कलर से आपको जो भी दिख रहा है, ये क्या है? ये प्लाज्मा लेमा है। मसल सेल की जो प्लाज्मा लेमा है बेटा, उसे कहा जाता है सार्कोलेमा, उसे कहते हैं सार्कोलेमा। सार्को वर्ड यूज होगा मसल के लिए। बेटा ये मसल का डायग्राम नहीं है, मसल के एक सेल का डायग्राम है। तो किसी भी सेल के चारों तरफ क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा लेमा होती है ना, कोशिका झिल्ली। तो मसल सेल की जो प्लाज्मा लेमा है उसे कहा जाता है बच्चों सार्कोलेमा। फिर आपको पता है बच्चों कि किसी भी सेल के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। तो मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा बेटा, मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसे क्या कहा जाएगा बेटा? सार्कोप्लाज्म, उसे कहा जाएगा सार्कोप्लाज्म। पर आप ध्यान से देखिए, नॉर्मली सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चों, पर स्केलेटल मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पर, परिधि पर जो है बिखरा होता है। केंद्र में, सेंटर में आपको सार्कोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता। बेटा ये स्केलेटल मसल का एक सेल है, मैंने एक मसल फाइबर को आपके सामने जूम किया है। तो किसी भी सेल के चारों तरफ प्लाज्मा लेमा, सार्कोलेमा, अंदर साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। बेटा ये सेल है, तो सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, कोशिकांग होंगे। जैसे यहां पर बेटा बहुत सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। मसल सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, उन्हें सार्कोजोम कहा जाता है। यह वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा।
आप ध्यान रखना, अरे ये सेल है बेटा, तो सेल के चारों तरफ प्लाज्मा लेमा हो जाएगी, सार्कोलेमा, अंदर साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल होंगे, जैसे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको जो है गोल्जी बॉडी देखने को मिलेंगे, आपको यहां पर ऐसे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। पर कमाल की बात है बेटा, स्केलेटल मसल का जो सेल होता है वो कैसा होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी इसके लिए वर्ड यूज करती है बेटा सिनसीशियम, इसके लिए वर्ड यूज करती है सिनसीशियम। बेटा सिन का मतलब होता है फ्यूजन, साइट का मतलब होता है सेल, यानी स्केलेटल मसल का जो एक सेल है ये बहुत सारे सेल के फ्यूजन से बनता है। और जब बहुत सारे सेल के फ्यूजन से एक सेल बनेगा तो सबके न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, स्केलेटल मसल का जो एक सेल होता है वो सिनसीशियम कंडीशन शो करता है, यानी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब कुछ बातें आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा आप देख पा रहे हैं बेटा, सार्कोलेमा रेगुलर इंटरवल्स पर ऐसे इन्वेजिनेट होकर पतले पतले ट्यूब्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है? ट्यूब्यूल्स बनाती है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं ये इस सेल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये उसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, यानी बेटा ट्रांसवर्स जा रहे हैं। तो समझें, ये जो ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स, इन्हें कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। अब समझिए, मैं स्केलेटल मसल सेल की बात कर रहा हूं बच्चों। तो सेल है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इस पे न्यूक्लियस है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो होगा। पर बच्चों मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कहा जाता है बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो यहां पर बच्चों जो है मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि यहां बना रहा हूं बेटा मैं एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये तो टी ट्यूब्यूल्स है बेटा ट्रांसवर्स, पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स है। तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही दूसरा नाम है बेटा एल ट्यूब्यूल्स, ऐसा कुछ। तो मैं यहां बना देता हूं बच्चों इस तरह से, मान लेते हैं यहां पर मैंने बहुत सारे क्या बना दिए हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरह से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों, ये एल ट्यूब्यूल्स है, दैट्स इट। कुछ बातें और करते हैं, ये मेडिकल कॉलेज की बात है पर टॉपिक को समझने में हमारी हेल्प करेगी बच्चों। ध्यान से देखना, आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह से ये बहुत सारे जो मैंने बनाए हैं बच्चों, ये तो हैं कैल्शियम रिलीज चैनल, ये सब काम आएंगे बेटा। ये है कैल्शियम रिलीज चैनल, तो बहुत सारे तो कैल्शियम रिलीज चैनल हैं। और एक इसकी मेम्ब्रेन पर यहां पर बेटा इस तरह से लगा होता है कैल्शियम पंप। क्या लगा होता है बेटा? कैल्शियम पंप। ये अगली क्लास में हमारे काम आने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब कुछ बातें समझा रहा हूं एनसीईआरटी। बेटा हम कह रहे हैं ये वॉलेंट्री मसल है, इसको आप विल पावर से कंट्रोल कर सकते हो, पर कंट्रोल करेगा कौन बेटा? हमारा सेरिब्रम। याद कीजिए हमने नर्वस में पढ़ा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्राइमरी मोटर एरिया, बेटा वहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा, तभी तो इस मसल में आप क्या करवा पाओगे? कॉन्ट्रैक्शन। तो समझ लेते हैं, एनसीईआरटी को ध्यान समझिए। मान लेते बेटा ये मोटर न्यूरॉन है, मान लेते हैं ये मोटर न्यूरॉन है, कुछ इस तरह से। अब एक मोटर न्यूरॉन के बेटा इस तरह से बहुत सारे सिनेप्टिक नॉब बनेंगे, बहुत सारे इस तरह से सिनेप्टिक नॉब बनेंगे। एनसीईआरटी चल रही बच्चों, आप ध्यान से देखिए, एक मोटर न्यूरॉन का एक सिनेप्टिक नोब एक मसल सेल के साथ जंक्शन बना रहा है बच्चों। तो यहां पर ये न्यूरॉन का पार्ट है, ये मसल का पार्ट है, ये जो जंक्शन बना इसे कहा जाता है बच्चों न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। प्यार से हम कहते हैं एनएमजे। क्या कहते हैं बच्चों? एनएमजे। चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखिए बच्चों, क्या कहा जाता है इसे? एनएमजे, दैट्स इट। पर आप ध्यान से देखिए बेटा, ये सिनेप्टिक नॉब और ये मसल की सार्कोलेमा, ये तो बन गया एनएमजे। तो उसी तरह से बच्चों, उसी तरह से देखिए यहां पर ये वाला सिनेप्टिक नॉब जो है किसी दूसरे मसल फाइबर के साथ क्या बनाएगा? एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसी तरह से ये वाला सिनेप्टिक नोब बेटा किसी अगले मसल फाइबर के साथ क्या बनाएगा? एनएमजे। मैंने यहां पर एक मसल फाइबर जूम कर रखा है बच्चों, एनसीईआरटी चल रही है, तो आपने ध्यान से देखा एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर के साथ क्या बना रहा है? एनएमजे। तो एक मोटर न्यूरॉन बेटा
इतने सारे मसल फाइबर को रेगुलेट अकेले कर रहा है, तो ये मिलकर कहलाता है एक मोटर यूनिट। क्या कहलाता है बेटा? एक मोटर यूनिट। एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको इस 100 में आ जाएगा बच्चों। यानी व्हाट इज अ मोटर यूनिट? ए सिंगल मोटर न्यूरॉन रेगुलेट्स सेवरल मसल फाइबर। तो एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे मसल फाइबर से जब जुड़ता है उसे कहा जाता है बच्चों एक मोटर यूनिट। और मैं कह सकता हूं एक मोटर यूनिट में क्या है बेटा? बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसी को कहा जाता है बेटा मोटर एंड प्लेट। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों मोटर एंड प्लेट। एनसीईआरटी तो एनएमजे कह दीजिए या फिर मोटर एंड प्लेट। यहां तक आपको 100 में आया होगा। अब जो है बच्चों लेक्चर शुरू हो गया है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये तो एक मसल फाइबर है बच्चों, मसल फाइबर यानी एक सेल। पर इस मसल फाइबर के बिल्कुल सेंटर में बेटा इस तरह से जो है बहुत सारे जो हैं पतले पतले फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों पतले पतले फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये तो है मसल फाइबर। बेटा मैं मसल फाइबर को मायो फाइबर भी तो कह सकता हूं। मायो मतलब मसल, और आपने देखा मसल फाइबर के अंदर और पतले पतले फाइबर्स, तो इन्हें कहा जाएगा बेटा मायोफाइब्रिल्स। इन्हें कहा जाएगा मायोफाइब्रिल्स, या फिर इन्हें कहा जाता है बेटा मायोफिलामेंट्स। इन्हें कहा जाता है मायोफिलामेंट्स। जिस तरह से पेन के अंदर बच्चों बहुत सारी, जिस तरह से पेन के अंदर हम रिफिल की बात करते हैं, तो ये एक मसल फाइबर है, मसल सेल, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है बच्चों। ये मायोफाइबर है। मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। लेक्चर शुरू हो गया बच्चों इत्मीनान से। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये स्केलेटल मसल का सेल है बच्चों। याद कीजिए स्ट्रिएटेड है, ये स्ट्राइप्ड है। तो देखिए इस मायोफाइब्रिल पर बच्चों हमें इस तरह से अल्टरनेटिवली, ध्यान से देखिएगा, हमें यहां पर इस तरह से बच्चों डार्क बैंड मिलता है जो व्हाइट कलर से बनाया है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, आप इस तरह से समझिएगा। तो इसको आप मान लीजिए ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है बच्चों, फिर इस तरह से जो है डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है। इस तरह से बेटा डार्क बैंड है और फिर लाइट बैंड है। इस तरह से फिर डार्क बैंड है और फिर लाइट बैंड है। बेटा यहां पर जो येलो कलर का दिख रहा है मान के चलिए वो डार्क बैंड है। हमारा बैकग्राउंड वैसे डार्क है बच्चों, इसलिए ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है मान लीजिए डार्क है, ये डार्क है। और जो आपको ब्लैक दिख रहा है उसको आप लाइट मानिएगा, ऐसा कुछ। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों ये एक मायोफाइब्रिल की बात है, तो ऐसे सभी मायोफाइब्रिल्स पर होंगे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं स्केलेटल मसल का जो एक सेल है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल पर आपको अल्टरनेटिवली डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड देखने को मिल रहे हैं। यानी बेटा आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल रही हैं, स्ट्रिएशंस देखने को मिल रही हैं, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल या फिर स्ट्राइप्ड मसल कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया हो तो मुझे इंडिकेट कीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम रटने वाला था, यह समझने वाला बच्चों। मुझे जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए कि आप समझ पा रहे हैं। जो येलो कलर से दिख रहा है वो डार्क बैंड है बच्चों, और जो आपको ब्लैक दिख रहा है उसे लाइट मानिएगा। चलिए बच्चों अब ध्यान सुनिए, बेटा चैप्टर शुरू हो गया है, जानबूझकर स्लो पढ़ा रहे हैं। ये जो दिख रहा है बेटा ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है। डार्क बैंड को कहा जाता है बेटा ए बैंड। ए का मतलब होता है बेटा एन आइसोट्रॉपिक, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी बहुत आराम से। जो डार्क बैंड बच्चों उसे कहा जाता है ए बैंड। जो लाइट है उसे कहा जाता है बेटा आई बैंड, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक कहते हैं वो भी समझाऊंगा। तो ये वाला डार्क है ए, तो ये वाला है लाइट बैंड यानी आई बैंड। अब आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। ये जो आपको दिख रहा है ये आई बैंड बेटा, आई बैंड। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, हर आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है बेटा। इलास्टिक फाइबर, ये एक इलास्टिक फाइबर है, इसे कहा जाता है बेटा जेड लाइन। एनसीईआरटी का वर्ड ध्यान से देखिए बेटा। एनसीईआरटी कहती है हर आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर है जिसे जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन क्यों कहते हैं वो भी समझा दूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये भी आई बैंड है, तो इसके सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर है बच्चों, तो इसे मैं क्या कहूंगा, जेड लाइन। क्या कहूंगा, जेड लाइन।
और आप ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर देखिए यहां से लेकर यहां तक बेटा ये आई है, तो यहां जेड लाइन से लेकर यहां तक ये क्या कहलाएगा बेटा, I/2, ये हाफ आई हो जाएगा। तभी तो एनसीईआरटी कहती है जेड लाइन बाइसेक्ट्स द आई बैंड। ये समझ में आ रहा है बच्चों? वापस देखिए, ये पूरा जो है बेटा यहां से लेकर यहां तक ये आई बैंड है, जेड लाइन उसके बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये वाला क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा I/2। तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये देखिए इधर एक जेड लाइन है, इधर एक जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसी को कहा जाता है सार्कोमियर। क्या कहते हैं इसे, सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी चाहिए, समरी को पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए स्केलेटल मसल की, बेटा ये स्केलेटल मसल है, अगर आपसे पूछा जाए स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल यूनिट कौन सी है, तो आंसर जाएगा मसल फाइबर। एनसीईआरटी समरी, स्केलेटल मसल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है बच्चों, जो एनाटॉमिकल यूनिट है, वो तो कौन सी है, मसल फाइबर, पूरा एक सेल। अगर पूछा जाए स्केलेटल मसल की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो बेटा वो है सार्कोमियर। व्हाट इज सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच का एरिया बच्चों। आराम से अब ध्यान से देखिए, इधर जेड लाइन मैंने बनाई है बच्चों, तो यहां पर ये आई बैंड है बेटा, ये भी आई है, तो यहां भी एक जेड लाइन, तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों ये भी जेड लाइन, ये भी जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सार्कोमियर। ये क्या है, एक सार्कोमियर। तो मैं एनसीईआरटी लाइन कह सकता हूं बच्चों, एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल पर सीरियली अरेंज क्या मिलेंगे आपको, सार्कोमियर। दैट्स इट बेटा। व्हाट इज सार्कोमियर, ध्यान सुनना, दो जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर। अभी ये भी जूम करूंगा मैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, सार्कोमियर होगा I/2 प्लस A प्लस I/2। आराम से देखिए, बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? एक सार्कोमियर का मतलब क्या होगा बेटा, I/2 प्लस A बैंड प्लस I/2। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैं यहां पर चलिए आपके लिए अलग कर देता हूं बेटा। ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये है I/2 बेटा, ये है I/2। ये जो आपको येलो दिख रहा है बेटा, ये है A बैंड, और इधर भी मैंने अलग कर दिया, ये है I/2। तो ध्यान से देखिए, I/2 प्लस A बैंड प्लस I/2, ये कहलाता है एक सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का मतलब क्या बेटा, I/2 प्लस A बैंड प्लस I/2। पर हां, इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा कि सर दो I/2 को जोड़कर मैं I लिख दूं, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं कि A प्लस I। नहीं बच्चों, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सार्कोमियर का मतलब है दो जेड लाइन के बीच का होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कह दिया बच्चों, अगर आपने ऐसा कह दिया कि ये I और ये प्लस A, आपने अगर दो I/2 को जोड़ के I कह दिया, और आपने अगर ये कह दिया I प्लस A बैंड, ये सार्कोमियर। गलत है बच्चों, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच का एरिया नहीं है। तो सार्कोमियर किसे कहा जाता है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया होना चाहिए, और दो जेड लाइन के बीच का मतलब बच्चों I/2 प्लस A बैंड प्लस I/2। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सार्कोमियर को जूम करूंगा। सीक्वेंस सुनते जाइए बेहतरीन तरीके से। पहले मैंने एक मसल फाइबर को जूम किया, अब मैं उसके अंदर के एक सार्कोमियर को जूम करूंगा। यहां तक एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। अब मैं आपके लिए बच्चों एक सार्कोमियर जूम कर रहा हूं, एक सार्कोमियर, इसको ध्यान सुनेंगे, एक सार्कोमियर। अब मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं बेटा, एक सार्कोमियर का। एक सार्कोमियर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लेते हैं ये है एक जेड लाइन, ये एक जेड लाइन, मान लेते बेटा ये रही एक और जेड लाइन, ये रही बेटा एक और जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है पूरा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा सार्कोमियर। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। आराम से, सार्कोमियर क्या है बच्चों, दो जेड लाइन के बीच का एरिया। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों।
सार्कोमेर क्या होगा बच्चों, इधर होगा I/2, इधर होगा बेटा ए बैंड और इधर होगा I/2, दैट्स इट। तो I/2 प्लस ए प्लस I/2 इज इक्वल टू 1 सार्कोमेर। अब ध्यान सुनिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं, एक एक वर्ड बच्चे को समझ में आना चाहिए। दो जेड लाइन के बीच के एरिया को कहा जाता है सार्कोमेर, जिसमें I/2 प्लस ए प्लस I/2। अब ध्यान से देखना बेटा, जो ए बैंड होता है ना बेटा, ए बैंड उसमें आपको मोटे तंतु मिलते हैं, थिक फिलामेंट्स, बहुत आराम से। जो ए बैंड है उसमें थिक फिलामेंट, ध्यान से देखिए, मैं थिक फिलामेंट बना रहा हूं ऐसे, देखिए इतना मोटा फिलामेंट, आपकी खुशी के लिए इसको ऐसे शेड कर देता हूं, देखिए। तो ए बैंड में बेटा इस तरह से बहुत सारे क्या मिलते हैं, थिक फिलामेंट्स मिलते हैं। ये मान लेते हैं एक और थिक फिलामेंट, ध्यान से देखिए, ए बैंड में हमें क्या मिलते हैं बेटा, इस तरह से थिक फिलामेंट मिलते हैं। मैं कह सकता हूं द लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ या विड्थ ऑफ ए बैंड। बेटा जितने लंबे थिक फिलामेंट होंगे मतलब उतनी चौड़ाई होगी ए बैंड की, यहां तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ए बैंड में बेटा आपको कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं, थिक फिलामेंट। अब मैं बात करता हूं बच्चों आई बैंड, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं I/2 बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं, एक ही चीजें बच्चों समझे। आई बैंड में मिलेंगे आपको थिन फिलामेंट, ये देखिए थिन फिलामेंट, पतला सा फिलामेंट बना है, थिन फिलामेंट। तो आई बैंड में आपको क्या मिल रहे हैं बच्चों, थिन फिलामेंट, ये देखिए इस तरह से। आई बैंड में मैंने बनाए हैं पतले पतले तंतु बेटा, इस तरह से देखिए थिन फिलामेंट। नहीं समझ में आने का बस एक कारण होगा, ध्यान से नहीं सुनना, बाकी एमजी सर की क्लास में समझ में आना चाहिए, मकसद मां है बच्चों। आप देखिए ए बैंड में थिक फिलामेंट है और आई बैंड में थिन फिलामेंट है, पर आप ध्यान से देखना बच्चों, जो थिन फिलामेंट है वो आई बैंड में तो है, पर थोड़े से वो ए बैंड में भी चले गए, ध्यान से देखिए। जो थिन फिलामेंट है आई में तो है, थोड़े ए बैंड में भी चले गए, थोड़े ए बैंड में भी चले गए। ये देखिए थिन फिलामेंट आई में तो है, पर वो थोड़े ए में भी चले गए, थोड़े जो है बेटा ए में भी चले गए, थोड़े जो है वो ए में भी चले गए, ऐसा कुछ। तो अब अगर मैं यहां पर कुछ कंक्लूजन लिखूं बच्चों आपके लिए, कुछ कंक्लूजन लिखूं कि आई बैंड में, आई बैंड या फिर I/2, आई बैंड में कौन से बेटा, ओनली थिन फिलामेंट्स। पर अगर मैं ए बैंड की बात करूं, ए बैंड, तो ए बैंड में क्या है बेटा, अगर मैं ए बैंड की बात करूं बेटा, तो आपको दिख रहा है यहां पर थिक प्लस थिन फिलामेंट। ध्यान से देखिए बेटा, जो आई बैंड है उसमें सिर्फ थिन है, पर जो ए बैंड है आप देख पा रहे हैं उसमें थिक तो है ही सही, पर थोड़े बहुत उसमें थिन भी तो आ गए बेटा। अब आप ध्यान से देखना बेटा, एक जोन होता है जिसे कहा जाता है एच जोन, साइंटिस्ट का नाम है हैंसन जोन। आप ध्यान से देखना, ये ए बैंड है बच्चों, ए बैंड के भी सेंटर में आप ये वाला जोन देखिए बच्चों, ए बैंड के भी सेंटर में आप ये वाला जोन देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, ओनली थिक फिलामेंट। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन बताऊं बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, बीच वाला, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है बेटा, इसे कहा जाता है एच जोन। आप देखिए यहां पर थिक फिलामेंट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, यहां देखिए थिक फिलामेंट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, पर यहां देखिए थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, इसी को कहा जाता है बच्चों एच जोन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप ध्यान से देखिए बेटा, आई बैंड के अंदर ओनली थिन फिलामेंट, ए बैंड के अंदर थिक प्लस थिन फिलामेंट, पर ए बैंड के सेंटर में एक जोन देखिए, वहां थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, उसे कहा जाता है बच्चों एस जोन, ऐसा कुछ। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो थिन फिलामेंट है, ध्यान से देखिए, जो थिन फिलामेंट है वो तो जेड लाइन के अंदर, इसको जेड डिस्क कहा जाता है बच्चों,
थिन फिलामेंट्स जो हैं वो तो जेड लाइन के अंदर जो हैं बिल्कुल एम्बेडेड हैं, फिक्स हैं, कहीं मूव नहीं करेंगे। पर देखिए बच्चों, जो थिक फिलामेंट्स हैं ऐसा लग रहा है वो हवा में लटके हुए हैं, तो इनको जोड़ना भी तो जरूरी है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एच जोन के सेंटर से बच्चों, एच जोन के सेंटर से एक फाइब्रस प्रोटीनियस मेम्ब्रेनस लाइन आती है, उसे कहा जाता है बच्चों एम लाइन। क्या कहते हैं इसे, एम लाइन। दैट्स इट, एनसीईआरटी। तो आपने देखा एच जोन के सेंटर से, बेटा एनसीईआरटी जेड लाइन के लिए क्या लिखती है, ये जो है इलास्टिक फाइबर है, और एम लाइन के लिए लिखती है ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और इसका फंक्शन क्या है, सभी थिक फिलामेंट्स को होल्ड करना ताकि वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे, ऐसा कुछ। अब मैं आपको नाम समझाता हूं बच्चों, सुनिए। आई बैंड को कहा जाता है आइसोट्रॉपिक बैंड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ए को कहा जाता है एन आइसोट्रॉपिक। तो ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी समझिए। बेटा आई बैंड में सिर्फ एक ही टाइप के फिलामेंट हैं, ओनली थिन। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं बच्चों। तो अगर आप आई बैंड में कोई प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करें, तो यहां पर बेटा सेम टाइप के फिलामेंट हैं, तो ये सारे के सारे लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चों। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब यहां डायरेक्शन। क्योंकि यहां पर बेटा एक ही टाइप के फिलामेंट हैं, तो वो लाइट को सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है आइसोट्रॉपिक। पर ध्यान से देखिए बेटा, जो ए बैंड है उसमें थिक भी और थिन भी तो है, तो आपको समझ में आ रहा होगा दो अलग अलग टाइप के फिलामेंट है बेटा। तो यहां पर जब आप प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो कहलाएगा एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ऐसा कुछ। तो दिस इज ऑल अबाउट सार्कोमियर। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, जो जेड लाइन होती है ना, जेड लाइन, ये बनती है एक्टिनिन प्रोटीन की। एक्टिनिन नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है। जो एम लाइन होती है बेटा, ये बनती है मायोमेसिन प्रोटीन की, नहीं याद रखना है। हमें जो याद रखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपकी खुशी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसी डायग्राम को जो है मैं आपको थोड़ा अब डिटेल में समझाता हूं। फिर से बना रहा हूं बच्चों, इसी को जूम करके बना रहा हूं, समझिए। इसी को मैं आपके सामने जूम करके बना रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का डायग्राम। ये मान लीजिए बेटा जेड लाइन, जेड का मतलब है जिगजैग। एक एक वर्ड समझेंगे। तो एक्चुअली बेटा ये जिगजैग होती है, इसलिए इसको कहते हैं जेड लाइन। तो ये जेड लाइन हो गई, समझ में आना चाहिए बच्चों। मान लेते बच्चों ये रही एक और जेड लाइन, ये रही एक और जेड लाइन। जेड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जिगजैग है बच्चों। ध्यान से देखिए, दो जेड लाइन के बीच का ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा, सार्कोमियर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सार्कोमियर है। अब मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं, ये है बेटा I/2 बैंड, ये हो जाएगा ए बैंड, और ये हो जाएगा फिर से I/2 बैंड। बहुत स्लो चल रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखना है बच्चों। जो ए बैंड है उसमें आपको क्या मिलेंगे, इस तरह से थिक फिलामेंट। ये देखो बेटा, इस तरह से थिक फिलामेंट। ए बैंड में आपको मिल रहे हैं बेटा थिक फिलामेंट। मैं कह सकता हूं द लेंथ ऑफ ए थिक फिलामेंट, द लेंथ ऑफ ए थिक फिलामेंट रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ ए बैंड। कलर कॉम्बिनेशन सेम रख रहे हैं। ये देखिए बेटा, ये I/2 है, तो यहां पर थिन फिलामेंट, ये देखिए इस तरह से I/2 बैंड में आपको यहां पर थिन फिलामेंट मिल रहे हैं। तो ये देखिए यहां पर इस तरह से थिन फिलामेंट, ये रहे थिन फिलामेंट। और ध्यान से देखिए, ये थिन फिलामेंट I/2 में तो है, पर थोड़े ए में चले गए, 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 कुछ इस तरह से। थोड़े ए में चले गए, थोड़े ए में चले गए। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो बीच वाला जोन है, ये बीच वाला जोन क्या कहलाएगा बच्चों, एच जोन। इसे आप कह सकते हो एच जोन, यानी दो थिन फिलामेंट के बीच का एरिया, ये है एच जोन। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहीं से बेटा कौन सी लाइन गुजर जाएगी, दैट इज
एम लाइन, यहां से कौन सी लाइन गुजर जाएगी, एम लाइन, कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बच्चों। अब अगर आप समझो बच्चों, ये जो मैंने फिगर बनाया है ये कहां का है, सेल के अंदर का है, मैंने ये सार्कोमेर बनाया है। तो थोड़ा अगर मैं आपको समझाऊं, ये फिगर बेटा एक्चुअली के अंदर ये मसल फाइबर के अंदर का है, फिगर को समझो। मतलब ये जो फिगर है ये एक्चुअली में मसल फाइबर के अंदर का है। ये बेटा जो है मसल फाइबर के अंदर का है, कुछ इस तरह से। ये देखो इस तरह से टी ट्यूब्यूल, ये उसके अंदर का फिगर है बच्चों। यहां पर देखिए मोटर न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब आ रहा है, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर, ये बन गया आपका एनएमजे या फिर मोटर एंड प्लेट। ये देखिए ये रहे टी ट्यूब्यूल्स, सेम फिगर बच्चों। और ये मान लेते हैं इस तरह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस तरह से बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर क्या भरा हुआ बच्चों, कैल्शियम। याद कीजिए बहुत सारे कैल्शियम रिलीज चैनल, और इधर क्या है, कैल्शियम पंप, कैल्शियम रिलीज चैनल। इधर क्या है, कैल्शियम पंप, कुछ इस तरह से सेम फिगर है। आज कुछ बच्चे मैसेज लिख रहे हैं कि आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर। पिछली क्लास में कह रहे थे बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास बच्चों याद करने वाला पोर्शन था, आज समझने वाला पोर्शन है, इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब ध्यान सुनते बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। अब ये थिक और थिन फिलामेंट कैसे बनते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं बात करता हूं बेटा थिक फिलामेंट। ध्यान रखिएगा, जो थिक फिलामेंट होता है वो बनता है बेटा मायोसिन प्रोटीन का। इसीलिए हम थिक फिलामेंट को कभी कभी जो है मायोसिन फिलामेंट भी कह सकते हैं। थिक फिलामेंट जो है बेटा मायोसिन प्रोटीन का बनता है, यानी इस फिगर में समझिए, ये जो आपको एक डब्बा दिख रहा है ना बच्चों, ये बना हुआ है एक मायोसिन प्रोटीन का। जो थिक फिलामेंट है ना बेटा ये बना हुआ है एक मायोसिन प्रोटीन का। पर समझिए मायोसिन प्रोटीन एक पॉलीमर प्रोटीन है बेटा। ये मायोसिन प्रोटीन बनता है 200 से 300 मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन कैपिटल MM, मीरोमायोसिन। तो क्या मैं मीरोमायोसिन को कह सकता हूं मायोसिन मोनोमर? बेटा एनसीईआरटी की फिगर में इसको मायोसिन मोनोमर लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिए बच्चों, जो थिक फिलामेंट है वो बना हुआ है मायोसिन प्रोटीन का, और मायोसिन प्रोटीन बना हुआ है 200 से 300 मीरोमायोसिन का। यानी मीरोमायोसिन क्या है, मायोसिन का एक मोनोमर है बेटा, मोनोमर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक मीरोमायोसिन का डायग्राम बना रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी में मीरोमायोसिन बना हुआ है, मैं मायोसिन का मोनोमर बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा बेटा इस तरह से, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा एक मीरोमायोसिन है। मैं अगर यहां पर बनाऊं आपको, समझिए मेडिकल कॉलेज का डायग्राम, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है बेटा एक्चुअल में ये ऐसा होगा। ये मैंने बनाया है एक मीरोमायोसिन, ये एक मीरोमायोसिन है बेटा। तो ऐसे 200 से 300 मिल जाएंगे ना, कुछ इस तरह से बेटा। बेहतरीन डायग्राम। ये देखिए इस तरह से एग्जिट में ये होता है बच्चों। यानी ये जो आपको दिख रहा है एक थिक फिलामेंट, ये बनता है एक मायोसिन प्रोटीन का, और मायोसिन प्रोटीन बनता है 200 से 300 मीरोमायोसिन का। तो मैंने आपके सामने बच्चों एक मीरोमायोसिन का डायग्राम बनाया, ये एक मीरोमायोसिन है। अब ध्यान से देखिएगा, इस मीरोमायोसिन में ये जो हमें गोल गोल दिख रहा है ये कहलाता है बेटा ग्लोब्यूलर हेड, ये गोल गोल है।
और ये जो है ये छोटी सी आर्म है, इसे कहते हैं शॉर्ट आर्म, इसे कहते हैं शॉर्ट आर्म। और ये मीरोमाइसिन की टेल है, इसे कहा जाता है बच्चों टेल। एक एक चीज कवर कर रहे हैं। देखिए ग्लोबुलर हेड जो और शॉर्ट आर्म बेटा, इन्हें मिलाकर कहा जाता है क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। अब आप ध्यान समझिए, मीरोमाइसिन भी क्या है? ये प्रोटीन का मोनोमर है। तो अगर आप किसी मीरोमाइसिन को किसी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से अगर ट्रीट करोगे तो वो उसको यहां से ब्रेक करता है बेटा, यहां से। तो आपको इसके दो सेगमेंट मिलेंगे, एक क्रॉस आर्म और एक टेल। वजन के हिसाब से अगर देखा जाए बेटा, क्रॉस आर्म मीरोमाइसिन का हैवी पार्ट है, तो इसे कहते हैं एचएमएम, हैवी मीरोमाइसिन। और टेल हल्की होती है, उसे कहा जाता है एलएमएम, यानी बेटा लाइट मीरोमाइसिन। ये समझ में आना चाहिए। अब कुछ बातें समझा रहा हूं। ये जो बेटा ग्लोबुलर हेड है, यहां पर इस तरह से हमें कुछ बाइंडिंग साइट्स मिलेंगी, कुछ बाइंडिंग साइट्स। दो तो होती है बेटा इस तरह से, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, ये है बेटा एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। और दो होती हैं इस तरह से ये एटीपी बाइंडिंग साइट। अब आप समझिए बच्चों, मैं आपको यहां समझाता हूं। आप पढ़ रहे हो थिक फिलामेंट, ये बना हुआ है मायोसिन प्रोटीन का। अभी हम पढ़ेंगे थिन फिलामेंट, वो बनेगा एक्टिन का। तो मायोसिन पर, वैसे मीरोमायोसिन बोलना चाहिए पर एनसीईआरटी मायोसिन लिखती है बच्चों। तो मायोसिन के हेड पर क्या है बेटा? एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहां देखिए, यहां पर ऐसे आपको मिलेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो जब एक्टिन पढ़ाऊंगा तो उस पर क्या मिलेंगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। बेटा मायोसिन पर एक्टिन से जुड़ने के लिए है, तो एक्टिन पर मायोसिन से जुड़ने के लिए होगा, ऐसा कुछ। तो यहां पर दो तो हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट और दो हो गई हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहां पर बेटा इस तरह से थिक फिलामेंट तैयार होता है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों थिन फिलामेंट, जरा इसको समझिए। और ध्यान रखिए बेटा, एनसीईआरटी कहती है ये जो ग्लोबुलर हेड होता है, ये एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम है। एटीपेज एंजाइम वो होता है जो एटीपी को ब्रेक करेगा, यानी जैसे इस पर एटीपी जुड़ेगा ये उसको तोड़ देगा एडीपी और फॉस्फेट में, और कहीं ना कहीं मसल को कॉन्ट्रेक्शन के लिए एनर्जी मिलेगी अगली क्लास में। अब मैं बात करता हूं बेटा थिन फिलामेंट, ध्यान सुनना। थिन फिलामेंट बनता है बेटा एक्टिन प्रोटीन का, ये बनता है एक्टिन प्रोटीन का। यानी ये जो आपको एक लाइन दिख रही है बेटा ग्रीन कलर की, ये है एक एक्टिन प्रोटीन। और ये एक एक्टिन प्रोटीन बनता है बेटा दो एफ एक्टिन का। एफ का मतलब फिलामेंट, रस्सी जैसा। और हर एफ एक्टिन बनता है बेटा बहुत सारे जी एक्टिन का। जी मतलब ग्लोबुलर, गोल गोल एक्टिन। यानी समझिए ये एक मोती है, बहुत सारे मोती मिलकर बनाएंगे एक माला, और दो मालाएं मिलकर बनाती है एक्टिन। जैसे मैं आपको समझाऊं बेटा, मान लो ये है जी एक्टिन, गोल गोल एक्टिन। इस तरह से बेटा बहुत सारे जी एक्टिन मिल गए, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे जी एक्टिन मिले, तो क्या बना है? एक फिलामेंटस एक्टिन, एक एफ एक्टिन। और देखिए इस तरह से ये दो एफ एक्टिन मिल गए बेटा। ध्यान से देखिए, इस तरह से दो एफ एक्टिन मिल गए, तो क्या बन गया है? एक एक्टिन। ये अगर मैं आपको वहां समझाऊं बेटा डायग्राम में, समझिए ये जो एक्चुअली में आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है बेटा, ये थिन फिलामेंट है। ये एक्चुअल में कैसी है समझिए, ये एक्चुअल में कैसी है? ये है बेटा एक जी एक्टिन, बहुत स्लो। फिर देखिए ये है इस तरह से बहुत सारे जी एक्टिन मिल गए, तो क्या बना बच्चों? एक एफ एक्टिन। ये रहा फिर एक और एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन जब डबल हेलिकली एक दूसरे से लिपट गए, क्या बन गया? एक्टिन। और यही है आपका थिन फिलामेंट, ऐसा कुछ। अब देखिए बेटा, मायोसिन पर था एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो एक्टिन पर क्या होना चाहिए? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो देखिए इस तरह से ये हर जी एक्टिन पर, हर जी एक्टिन पर बेटा एक है मायोसिन बाइंडिंग साइट। देखिए हर जी एक्टिन पर होता है बेटा, हर जी एक्टिन पर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट।
इस तरह से डायग्राम में दिखाता हूं बेटा। मायोसिन पर है एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो हर जी एक्टिन पर क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, कुछ इस तरह से। अब समझिए, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन से जुड़ेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट मायोसिन से जुड़ेगा, इनमें खींचातनी होगी और मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। पर जब आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो इन दोनों में बाइंडिंग बच्चों नहीं होनी चाहिए। तो उस समय ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स क्या होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, ब्लॉक्ड होनी चाहिए, मास्क्ड होनी चाहिए। तो ध्यान सुना बेटा, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट को, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कौन करता है, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कौन करता है, एक फिलामेंटस प्रोटीन होता है बेटा, ऐसा फिलामेंटस। मान लेते हैं एक चादर है, तो चादर की तरह एक प्रोटीन मैंने ऐसे बनाया इस तरह से, ये भी दो होते हैं, इसको कहा जाता है मेरे बच्चों ट्रोपोमायोसिन। लिख रहा हूं कैपिटल टी, मैं यहां डायग्राम में दिखा देता हूं बच्चों। यानी कि जो एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, उन्हें देखिए एक चादर ऐसे कवर करती है, इसे कहा जाता है बच्चों ट्रोपोमायोसिन। यह है ट्रोपोमायोसिन। समझ में आ रहा है बच्चों, यह है ट्रोपोमायोसिन। अगर मैं सेम डायग्राम आपके सामने बना के दे दूं और पूछूं ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल का डायग्राम है रिलैक्स, तो आंसर जाएगा बच्चों ये रिलैक्स मसल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ट्रोपोमायोसिन चादर बिछी हुई है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट अभी कवर्ड है, और जब मायोसिन बाइंडिंग साइट कवर्ड है तो मायोसिन के हेड उससे बाइंड नहीं हो सकते, तो ये मसल अभी रिलैक्स्ड है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना बेटा, ट्रोपोमायोसिन, इससे भी एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़ा होता है कुछ इस तरह से। एनसीईआरटी के बड़े बच्चों, कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन, इसे कहा जाता है बच्चों ट्रोपोनिन, इसे कहते हैं ट्रोपोनिन, और ये रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। ये है बेटा ट्रोपोनिन, मैं लिख देता हूं इस तरह से ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के लिए लिखूंगा टीपी, ट्रोपोनिन। मैं उस डायग्राम में बना देता हूं। ये देखिए यहां पर रेगुलर इंटरवल पर एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसे कहा जाएगा ट्रोपोनिन। बहुत स्लो बच्चों, ट्रोपोनिन के बारे में आप समझिए, ट्रोपोनिन के बारे में समझिए। आप डायग्राम देख पा रहे हैं बच्चों, ट्रोपोनिन में कितनी सब यूनिट है। चलिए मैं आपको वापस से यहां बना देता हूं। देखिए, मान लेते हैं बच्चों ये है ट्रोपोमायोसिन, देखिए ट्रोपोमायोसिन जा रही है, उस पर देखिए ट्रोपोनिन अटैच्ड है, और ट्रोपोनिन में कितनी सब यूनिट है बच्चों, 3 सब यूनिट है। ध्यान से देखिए 3 सब यूनिट, तभी तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बच्चों। ये वाली जो यूनिट है ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है टीपीटी, इसे हम कह रहे हैं बेटा टीपीसी, और इसे मैं कह रहा हूं टीपीआई। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो आपको समझ में आना चाहिए, ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसमें बेटा 3 सब यूनिट है। ध्यान से देखिए, ये ट्रोपोनिन की वो यूनिट है जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई है, टीपीटी। ये वो है जो कैल्शियम से बाइंड होगी, टीपीसी, और ये वो है जो कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करेगी, उसे कहा जाएगा बच्चों टीपीआई। दैट्स इट। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, मैं यहां भी आपको बता देता हूं बच्चों। ये देखिए टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, इस तरह से। मुझे एक बार फिर से आप बताइए, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, मुझे इतना बताइए जल्दी से, कॉन्ट्रैक्टेड मसल है या रिलैक्स मसल है, आपको बताना बच्चों। जल्दी से मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइए, कॉन्ट्रैक्टेड मसल का फिगर है या रिलैक्स मसल का। बिल्कुल सही जवाब है आपको बच्चों, ये रिलैक्स मसल है। कैसे पता चला? यहां बेटा जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ट्रोपोमायोसिन से ढकी हुई हैं। पर अब सवाल ये आता है, अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कौन करता है, तो 2 आंसर हो सकते हैं, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन दोनों। पर अगर किसी एक को चुनना पड़े तो फिर आप किसको चुनेंगे बच्चों?
ट्रोपोनिन को, किसको चुनेंगे? ट्रोपोनिन को। अभी मैं समझाता हूं। अगर ऐसा आ जाए कि मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करने वाला फिलामेंटस प्रोटीन कौन सा है, तो कंफर्म आंसर ट्रोपोमायोसिन। बेटा फिलामेंटस, रस्सी की जरा जो है वो ट्रोपोमायोसिन है। अगर ये पूछा जाए मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करने वाला कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है, तो फिर आंसर जाएगा ट्रोपोनिन। कुछ ना कहा जाए और ये पूछा जाए मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर कौन करता है, तो आंसर जाएगा बच्चों ट्रोपोनिन। एनसीईआरटी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते बच्चों ये कपड़े सुखाने की रस्सी है, समझने की कोशिश कीजिए। कपड़े सुखाने की रस्सी है, समझते हैं बेटा। एक कपड़े सुखाने की रस्सी है, इसका मतलब ये एक्टिन फिलामेंट है। आप मान के चलिए मैंने इस एक्टिन फिलामेंट पर ऐसे डॉट्स लगा दिए बहुत सारे। वो डॉट्स क्या है बच्चों? वो डॉट्स हैं आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट। प्लीज समझना। मान लेते बच्चों कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, मैंने इस पे से जगह जगह पर बहुत सारे डॉट्स लगा दिए, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट है। अब मान लेते मैंने इसके ऊपर एक चादर लपेट दी, वो चादर क्या है बेटा? ट्रोपोमायोसिन। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट कवर तो हो गई, पर वो चादर ना उड़ जाए मैंने जगह जगह पर इस तरह से बेटा क्लिप लगा दी है रेगुलर इंटरवल पर। तो वो क्लिप क्या है मेरे बच्चों? वो है ट्रोपोनिन। अब समझिए, वैसे उस रस्सी पर जो मैंने डॉट्स लगाए थे मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसे चादर कवर कर रही है। पर समझिए अगर क्लिप हट जाएगा तो चादर हवा में उड़ जाएगी। दैट्स इट। यानी एक चीज को समझे बच्चों कि ट्रोपोनिन अगर नहीं होगा तो ट्रोपोमायोसिन वहां पर मेंटेन नहीं हो पाएगी। ये अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। बेटा ध्यान से देखिए, ट्रोपोनिन जो है उसकी एक सब यूनिट है टीपीटी। वो किससे जुड़ी हुई है? ट्रोपोमायोसिन से। तो सोचिए अगर ट्रोपोनिन वहां से हट गया तो ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगी, और ट्रोपोमायोसिन हट गई तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो एक्सपोज्ड हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, अनमास्क्ड हो जाएंगी। तो ध्यान सुनिए, अगर पूछा जाए मायोसिन बाइंडिंग साइट को, अगर पूछा जाए बच्चों मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कौन करता है, तो आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ट्रोपोनिन। ऐसा कुछ बच्चों यहां पर जो है स्केलेटल मसल का जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए बच्चों। किस टॉपिक में क्या स्पीड रखनी है बच्चों, ये फैसला अपने टीचर्स पर छोड़ दीजिए। हम आपको अंधा बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, अंधा विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। दोनों में अंतर होता है बच्चों। अंधा नहीं बनना है, अंधा विश्वास कर लेना चाहिए। तो करियर विल पर आपके साथ जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं उन पर ब्लाइंड फेथ रखिए बच्चों। स्केलेटल सिस्टम पूरा याद करना था, हमने उसको स्पीड से कवर किया। आज मसल वाला पोर्शन चल रहा है, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं बच्चों। आज हमने सिर्फ स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा है बच्चों, स्ट्रक्चर। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। मैं आपको बहुत समय देना चाह रहा हूं बच्चों। अभी तो ऑफिशियली हमारे पास 20 मिनट है बच्चों, बहुत समय देना चाह रहा हूं। अगली क्लास में क्या करना है बहुत आसान है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। अगली क्लास में क्या होगा बच्चों? मोटर न्यूरॉन में इंपल्स आएगी, यहां से एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, वो रिसेप्टर पर जुड़ेगा, यहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पर जाएगा, सार्कोलेमा से होते हुए टी ट्यूब्यूल पर जाएगा, वहां से बेटा ये कैल्शियम रिलीज चैनल जो है खुल जाएंगे, और जैसे ये खुलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम की बारिश हो जाएगी। दैट्स इट। और देखिए वो कैल्शियम आकर किससे जुड़ेगा? टीपीसी से। देखिए किससे जुड़ेगा? टीपीसी से। अरे ये तो वही वाली बात हो गई, कैल्शियम बरसा देना तू, सिग्नल आया है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने का मौसम आया है। इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों। मुझे ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये टॉपिक समझ में आया अभी तक। मुझे जल्दी से बच्चों इंडिकेट कर दीजिए। आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैकेनिज्म अगली क्लास में पढ़ेंगे ना बच्चों, इत्मीनान से। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इतना स्लो तो हमें नर्चर में भी नहीं पढ़ाया गया, और ये सच्चाई है बच्चों। 11th क्लास के बच्चों को इतना स्लो नहीं पढ़ाया जाता जितना अचीवर्स के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मकसद जो है वो 720 है, मकसद मां है।
मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, एक बार आप वापस से ऑब्जर्व कर लीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों क्लास में याद हो जाए। बहुत से बच्चे लिख रहे हैं उन्हें जीवन में पहली बार ये टॉपिक समझ में आया है। चलिए बच्चों, समय है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, हम डिसऑर्डर्स को एक बार यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है बच्चों। जैसे एक लिखा हुआ है माई एस्थेनिया ग्रेविस। बच्चों माई एस्थेनिया ग्रेविस जो है बच्चों, समय है हमारे पास इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है बच्चों, है ना। माई एस्थेनिया ग्रेविस जो है ना बच्चों, ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ेंगे। वहां मैं आपको बताऊंगा बेटा, माई एस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बेटा एक कीवर्ड है, मैं तो आपको वर्ड अगर मिल जाए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो हम ऑप्शन में देखकर माई एस्थेनिया ग्रेविस को टिक कर सकते हैं बच्चों। वैसे मैं आपको समझा दूं बेटा, माई एस्थेनिया ग्रेविस जो है ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन से होता है। याद कीजिए, थाइमस ग्लैंड से आ रहा है थाइमोसिन। समय बच्चों हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। थाइमस ग्लैंड से आता है थाइमोसिन। अब आप सोचिए, अगर थाइमोसिन ज्यादा होगा तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन ज्यादा होगा, तो टी हेल्पर भी ज्यादा मैच्योर होंगे। टी हेल्पर ज्यादा मैच्योर होंगे तो बी लिम्फोसाइट को ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा होगा बच्चों। और एंटीबॉडी अगर जरूरत से ज्यादा बनती हैं तो फिर वो सेल्फ एंटीजन पर अटैक करती है बच्चों। जैसे कि आपने देखा मसल सेल के ऊपर बच्चों रिसेप्टर थे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, तो उन पर अटैक करती हैं। और सोचिए, अगर मसल फाइबर के रिसेप्टर अगर डैमेज हो गए तो जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी बच्चों ब्लॉक हो जाएगी। यानी न्यूरो ट्रांसमीटर तो निकलेगा, पर अगर मसल पर रिसेप्टर नहीं होंगे तो मसल स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएगी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। तो पैरालिसिस जैसे सिम्टम आ जाएंगे, लकवा मार जाएगा, मसल में जो है थकावट देखने को मिलेगी, और ऐसी मसल जो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती बच्चों, वो डीजनरेट होने लग जाती है, ऐसा कुछ। तो सारी बातें यहां लिखी हुई बच्चों। माई एस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है उसको अफेक्ट कर रही है, जिससे थकावट होती है, मसल की वीकनिंग होती है, पैरालिसिस होती है, ऐसा कुछ। तो माई एस्थेनिया ग्रेविस में आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपने देखा मसल के जो रिसेप्टर हैं उनकी मौत हो जाती है बच्चों। एक एक वर्ड समझा जा सकता है। मायो का मतलब होता है मसल, एस्थेनिया मतलब रिसेप्टर, ग्रेव का मतलब बच्चों कब्र, ग्रेवयार्ड, कब्र मतलब मौत। तो मसल के रिसेप्टर की मौत हो जाना वो कहलाता है बच्चों माई एस्थेनिया ग्रेविस। दैट्स इट। अगली बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आराम से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है बेटा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, ध्यान रखेंगे, ये जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों। मैं आपको समझाता हूं बेटा। मसल जो होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं एक प्रोटीन हेल्प करता है, दैट इज डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है बेटा डिस्ट्रोफिन जीन से। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों, इसके अंदर जो डिस्ट्रोफिन जीन है अगर वो म्यूटेट हो जाए, और अगर डिस्ट्रोफिन जीन अगर काम नहीं करेगा तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो मसल की जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बच्चों डिस्टर्ब हो जाती है, और उसमें मसल जो है वो डीजनरेट होने लग जाती है। उसे कहा जाता है बच्चों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कीवर्ड्स ध्यान रखें, माई एस्थेनिया ग्रेविस जो है बेटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दोनों के अंदर बच्चों मसल का समय के साथ साथ डीजनरेशन शुरू हो जाता है।
बेटा टिटेनी जो है ये मैं आपको समझा चुका हूं, एंडोक्राइन सिस्टम है, याद कीजिए। सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन इन ए मसल, किसी मसल में अगर सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन हो जाए, अगर वो रिलैक्स ना हो पाए, उसे कहा जाता है टिटेनी। याद कीजिए हम एंडोक्राइन में पढ़ चुके हैं पैराथायराइड हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से। बेटा याद कीजिए पीटीएच जो है वो ब्लड में या ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ाता था। अगर पीटीएच की कमी हो जाएगी तो देयर विल बी लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, और याद कीजिएगा लो कैल्शियम हो जाएगा तो जो हमारी मसल्स हैं उनमें सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, उसे कहा जाता है बच्चों टिटेनी। बहुत आराम से। बेटा आर्थराइटिस आपको पता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थ मतलब जॉइंट्स, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। बेटा आर्थराइटिस क्या है? एक रोग है। क्या है बच्चों? एक रोग है। आर्थराइटिस एक रोग है। आर का मतलब बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओ का मतलब बेटा ऑस्टियो आर्थराइटिस, और जी का मतलब बच्चों गाउट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है बच्चों? एक रोग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। बेटा ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पर गाउट आपको फिलहाल याद होना चाहिए, जॉइंट्स के अंदर बेटा यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं और उसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना बच्चों, यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड क्रिस्टल है। तो आर्थराइटिस, अगर मैं गाउट की बात करूं बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हम जो है याद कीजिए एंडोक्राइन में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था बच्चों कि या तो पीटीएच ज्यादा हो जाए, क्योंकि पीटीएच का दोस्त कौन था? ऑस्टियोक्लास्ट। अगर पीटीएच ज्यादा हो जाएगा तो बोन अननेसेसरीली टूटती है, तो बेटा बोन के अंदर जो है जगह जगह पर छिद्र हो जाते हैं, उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने आपको वहां भी समझाया था बेटा कि अगर मेनोपोज की बात करें तो मेनोपोज के अंदर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होना यह भी फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्राइमरी कारण माना जाता है बच्चों। बेटा नीट में क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने जो है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की जगह डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन लिख दिया था, ऐसा कुछ। तो यहां पर बेटा हमने डिसऑर्डर्स की बात की है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक बार हम जॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। बेटा समय हमारे पास, हम जॉइंट्स को फिर से देख सकते हैं। जॉइंट्स जो है वो तीन टाइप के बच्चों, आराम से पढ़ रहे हैं। एक होता है बेटा फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट, और एक होते हैं बेटा हमारे साइनोवियल जॉइंट। अगर दो बोन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जुड़ जाती है बच्चों तो उन्हें कहा जाता है फाइब्रस जॉइंट। और बेटा अगर फाइब्रस जॉइंट है तो वहां पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, ये याद होना चाहिए बच्चों। और फाइब्रस जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल बेटा दैट इज सूचर्स। हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं बेटा ये आपस में फाइब्रस जॉइंट की मदद से जुड़ी होती हैं, जिन्हें सूचर्स कहा जाता है। ये बात जो है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में आपको मिलेगी बच्चों, लिखा हुआ है फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये जो है हमारी स्कल की जो फ्लैट बोन्स है उनके बीच में होता है, जो कि बेटा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जुड़ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म द क्रेनियम। लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं बच्चों। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जॉइंट्स को एक बार रिव्यू कर लें, हम रिव्यू कर रहे हैं बच्चों। अगर मान लेते हैं बच्चों दो बोन्स कार्टिलेज की मदद से जुड़ जाएं तो उन्हें कहा जाएगा बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट। लिखा हुआ बेटा विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। और इस तरह के जो जॉइंट होते हैं बेटा ये स्लाइट मूवमेंट जो है अलाउ करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा था बेटा, याद कीजिए रिब्स और स्टर्नम के बीच में हाईलाइन कार्टिलेज होता है। तो रिब्स और स्टर्नम जो है वो कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा जॉइंट है बेटा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। और साथ ही साथ बेटा दो वर्टिब्री के बीच में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की एक डिस्क होती है, तो दो वर्टिब्री के बीच में यानी इंटर वर्टिब्रल जो डिस्क है वो जॉइंट भी आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट का बेटा एग्जांपल है। तो देखिए लिखा हुआ है द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम, वो किसका एग्जांपल है बेटा? दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक एक चीज आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। अगर हम बात करें बेटा साइनोवियल जॉइंट की, या हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा जब मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताऊंगा। अगर मान लेते बेटा दो बोन्स हैं, दो बोन्स, उनके बीच में अगर साइनोवियल कैविटी हो जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हो, और ऐसे जॉइंट्स बेटा बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बेटा साइनोवियल जॉइंट।
और साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं बेटा ये कंसिडरेबल मूवमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा खासा मूवमेंट हमें इन जॉइंट के अक्रॉस देखने को मिलता है। यहां बेटा जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसे साइनोवियल कैविटी कहा जाता है, ऐसा कुछ। अब बेटा इसी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैं आपको कहा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद कीजिए शोल्डर जॉइंट बेटा, याद कीजिए ह्यूमरस का जो हेड है वो हमारी स्कैपुला या फिर पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनोइड कैविटी में जुड़कर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, शोल्डर जॉइंट। बेटा ये किसका एग्जांपल है? साइनोवियल जॉइंट। जिसे याद कीजिए फीमर का जो हेड होता है वो हमारी पेल्विक गर्डल की जो एसिटाबुलम कैविटी है उसमें जुड़कर हिप जॉइंट बनाता है, वो भी बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा किसके एग्जांपल हैं? लिखा हुआ बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। मैंने आपको एक और बता दिया बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल। जैसे और एग्जांपल लिखे बेटा हिंज जॉइंट। बेटा हिंज जॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट। बेटा ये जो है हिंज जॉइंट है, नहीं ये तो एल्बो जॉइंट है ना बच्चों, हाँ एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट है। जो नी जॉइंट है बेटा वो हिंज जॉइंट है। तो यहां पर लिखा हुआ बेटा जैसे हिंज जॉइंट का एग्जांपल नी जॉइंट लिखा हुआ है। कुछ बच्चे भी पूछ भी रहे थे कि नी जॉइंट में कौन सी बोन पार्टिसिपेट नहीं करती। बेटा नहीं है सिलेबस में, ध्यान रखेंगे। नी जॉइंट में 3 बोन्स का पार्टिसिपेशन होता है बेटा, एक तो फीमर है, एक टीबिया और एक पटेला है। बेटा जो फिबुला बोन है डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट, नहीं है बेटा सिलेबस में। बाकी आपको एग्जांपल याद रखने। पाइवट जॉइंट में आपको बता चुका हूं बेटा, पाइवट जॉइंट को रोटेटरी जॉइंट कहा जाता है और ये शरीर में 2 ही जगह है बेटा, एक तो रेडियस और अल्ना के बीच में ये ऊपर वाला बेटा ये फाइब्रस जॉइंट है। नहीं ये जो है पाइवट जॉइंट बेटा, ये मूवमेंट यहां से हो रहा है, यहां से नहीं, ये मूवमेंट यहां से हो रहा है। और एक याद कीजिए एटलस और एक्सिस के बीच में, एक्सिस का जो ऑर्डेंटेड प्रोसेस होता है वो एटलस को रोटेट होने के लिए एक्सिस प्रोवाइड करता है बेटा। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है। तो यहां पर बेटा पाइवट जॉइंट की बात लिखी हुई है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। मैंने आपको ये भी बता दिया रेडियस और अल्ना के बीच में है। फिर यहां ग्लाइडिंग जॉइंट लिखा हुआ है, याद कीजिए बेटा कार्पल से कार्पल के बीच में जो ग्लाइडिंग जॉइंट है, टार्सल से टार्सल के बीच में बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट है। जैसे यहां एग्जांपल लिखा हुआ है बिटवीन द कार्पल्स। सैडल जॉइंट मैंने आपको बताया था बेटा, जो हमारा थंब है अंगूठा, इसके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ये जो जॉइंट है देखिए लिखा हुआ है सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ये होता है बेटा सैडल जॉइंट। याद कीजिए सैडल जॉइंट जो है ये लेस डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पर ये मोर डेवलप्ड हिंज जॉइंट है, ऐसा कुछ। बेटा हमने जॉइंट्स को जो है इत्मीनान से यहां पर रिव्यू कर लिया है। मन में पढ़ने की इच्छा रखें बच्चों, मकसद मां रखें, 720 लाना बेहद आसान है। एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। तो बच्चों मैंने सोच रखा है कि हम पहले 11th क्लास की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं बच्चों। हम नर्वस पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन पढ़ चुके हैं, लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ चुके हैं। तो बच्चों उसके बाद हम जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज लेना चाहते हैं, फिर हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन लेना चाहते हैं, फिर हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन लेना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको जो है थोड़ा सा एक फ्लो बता दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आज जो है मैं आपके लिए एमजे टॉक्स लेकर नहीं आया हूं, पर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं नोट्स को लेकर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, बायो के अंदर हमें नोट्स बनाने पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए बच्चों। पहली बात तो ये जो भी मैं यहां लिखता हूं बच्चों ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएंगे। आपने चेक किया होगा बच्चों ऑफलाइन के अंदर सेम टू सेम मैंने बोर्ड पर बनाया है, आज ऑनलाइन में सेम टू सेम आपके सामने मैंने बोर्ड पर बनाया है। आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाया है उसी का पिक्चर जो है मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है बच्चों। तो हम तो कह रहे हैं ना आपसे, हम ऑनलाइन की दुनिया को ऑफलाइन बना देना चाह रहे हैं। तो पूरी मेहनत सेम टू सेम चल रही है बच्चों। आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको जो है सेम टू सेम जो है एज इट इज, ये सेम टू सेम आपको एज इट इज वहां पर मिलेगा बच्चों। ये आपकी आत्मा जानती है।
तो नोट्स को लेकर परेशान नहीं होना है, मकसद मां होना चाहिए बच्चों। मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है फिर से आपको बता देता हूं बच्चों। एक समझे ना कितनी आयरनी है बच्चों, कितनी आयरनी है। एक तरफ आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का साथ देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप टेक्नोलॉजी से दूर भागना चाह रहे हैं। क्या आयरनी है बच्चों। टेक्नोलॉजी के नुकसान हो सकते हैं तो फायदे भी तो हैं बच्चों। एक बेहतरीन फायदा है, ऑफलाइन की दुनिया आपको ऑनलाइन में मिल रही है एज इट इज करियरविल के प्लेटफॉर्म पर। तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। और अगर हम अपना टाइम बचाने के लिए नोट्स अगर हम टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रही है ना बच्चों। मैं अपना टेलीग्राम चैनल फिर से बता देता हूं, वैसे मैं बता चुका हूं। biology_by_mj_star, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है बच्चों। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एज इट इज चल रहा है बच्चों। जो वादा करियरविल ने आपसे किया है वो पूरी तरह से निभाया जा रहा है बच्चों। हम इसी के लिए तो जाने जाते हैं ना बच्चों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको सेम टू सेम जो है ये आपको वहां पर भी मिलेगा बच्चों। मैंने ऑफलाइन में जो पढ़ाया है उसी बोर्ड का फोटो खींचकर मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया बच्चों, वहां आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, मकसद जो है वो मां है। और हाँ, आपके पास नोट्स है ना बच्चों। बायो के अंदर जो एनसीईआरटी है वही तो नोट्स है बच्चों। समझें इस चीज को, समय आ गया है अब उसको ढंग से समझने का। आज एमजे टॉक्स लेकर नहीं आया हूं बच्चों, और बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं बच्चों। बायो में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें नोट्स की जरूरत होती है, वी अंडरस्टैंड। जैसे कि जेनेटिक्स बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स बनते हैं तो एनसीईआरटी 100 में आती है बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स चाहिए होते हैं, वी अंडरस्टैंड। तो आपके लिए यहां पर पूरा लिखा जा रहा है बच्चों। आपको पीडीएफ जो है वो शेयर हो रहे हैं। हो सकता है कि उसमें थोड़ी देरी हो जाती होगी, पर वो शेयर हो रहे हैं बच्चों। तो हमें ऐसा लगता है कि नोट्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से करियरविल परिवार जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों। मकसद मां रखिए, मन में शिकायत ना रखिए। नोट्स आपको एज इट इज मिल रहे हैं बच्चों। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहां आपको नोट्स एज इट इज मिलेंगे। और जैसे नोट्स आप बनाएंगे उससे बेहतरीन आपको मिलेंगे बच्चों, ये आपकी आत्मा जानती है। एक बच्चा लिख रहा है, आई एम फ्रॉम लद्दाख, आई लव यू सर जी। लव यू टू बेटा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मसल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। नोट्स को लेकर एक भी बच्चा परेशान नहीं होगा। हर तरीके से बच्चों हम आपके साथ हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सारे नोट्स जो हैं बच्चों ऑफलाइन के, वो एज इट इज आपको भी डिलीवर किए जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम जो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपके सामने लेकर आएंगे। एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन अंदाज में। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास को आप प्रॉपर्ली रिवाइज करके आएंगे। आपको सार्कोमेर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आई बैंड ए बैंड आपको याद होना चाहिए, कहां थिन फिलामेंट्स हैं, कहां थिक फिलामेंट हैं, कहां थिक और थिन फिलामेंट हैं, कहां पर थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट है एज जोन। ये सारी बातें आप रिवाइज करके आएंगे बच्चों। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर आप रिवाइज करके आएंगे और बेहतरीन अंदाज में आपके एमजे सर आपके सामने पेश करेंगे दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।